नाज़िमाबाद आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का शोबा बदस्तूर मुअत्तल, सिक्योरिटी गार्ड के सुपुर्द कर दिया गया। अकील हनीफ के खिलाफ फंक्शनल लीग लेबर विंग मैदान में आ गई। सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी ने इल्जाम आयद किया है कि माहाना लाखों रुपए जेबों में डालने वालों का एहतसाब किया जाए और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, फंक्शनल लीग लेबर विंग ने आज से चंद माह कबल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ऐलान किया था कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, ताकि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने से जो माल सरकारी अफसरान की जेबों में जा रहा है वो सरकारी ख़जाने में आए और मुलाजमीन के मसाइल हल हों। इसी सिलसिले में मज़ीद पेशरफ भी सामने आई है। नजम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद नजम रिजवी, जो कि फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर हैं। इनसे बात करते हैं। देखिए, नाज़िमाबाद के चेयरमैन साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला हमारे पास जो है वो वसाइल नहीं है। वसाइल तो हमारे पास हैं, मगर हम उसको जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे। जब हम आसिफ बेग जैसे डायरेक्टर, उनकी मातहत जो काम कर रहे हैं अकील हनीफ साहब, जो मुअत्तल हैं, और मुअत्तल होने के बावजूद जो है वो ऐसे जो है वो सारे जितने बोर्ड्स हैं, आउटडोर बोर्ड्स जो है उसको, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो आपने जो है वो बोर्ड्स वगैरह लगाए हुए उस पर से सारी कलेक्शन वो कर रहे हैं। हमारी इत्तलात ये है कि ये 5 ग्रेड के सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनको माजी में करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ किया गया था, सस्पेंड किया गया था और अभी तक ये बहाल भी नहीं हुए हैं। तो ये एक मुअत्तल शुदा अफसर बनकर जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड किस तरह काम कर रहा है? सस्पेंड अफसर को या एक इंस्पेक्टर को जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसको कैसे आप जो है वो इसमें एडवर्टाइजमेंट में जो है वो यूज़ कर रहे हैं? तो वो कोई ना कोई मामलात अफसरान के हैं जो इस तरीके से जो है उसको आगे फ्रंट पे रखा गया है। तो हमें अभी इन चीज़ों पे हम करप्शन के ऊपर जा रहे हैं कि जो अफसरान मुअत्तल हैं या उनको लेके आके बिठाया गया है, क्यों बिठाया गया है? बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि नाज़िमाबाद टाउन की जो असल आमदनी है ओन रिसोर्स में बैकबोन का दर्जा रखता है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, जिसका सारे का सारा जो जिम्मेदारी है एक 5 ग्रेड के मुअत्तल सिक्योरिटी गार्ड अकील हनीफ, जिनका नाम बताया जाता है, उनको इंचार्ज बनाया हुआ है, जिनकी जानिब से ना सिर्फ नाज़िमाबाद टाउन की शाहराएँ बल्कि लियाकताबाद और इसके साथ साथ KMC की शाहराओं पर भी जो है गैर कानूनी एडवर्टाइजमेंट की भरमार कर दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि सरकारी ख़जाने में, नाज़िमाबाद टाउन के ख़जाने में जो है कुछ भी जमा नहीं कराया जा रहा है, जिस पर फंक्शनल लीग जो है वो एतराज़ उठा रही है। जी, गवर्नर सिंध से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी बशीर फारूक की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने फलाही इदारों को हुकूमत का दस्ते बासु करार दे दिया। वो सैलानी ट्रस्ट का किरदार काबिल सताइश है। मौलाना बशीर फारूक ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT क्लासेस के इनेकाद को सराहा। तफसीलात ले लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। अपडेट कीजिएगा मुलाकात के हवाले से। देखिए, गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर फारूक की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर जो है वो फलाही कामों से मुतल्लिक जो उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर गवर्नर सिंह का ये कहना था कि फलाही इदारे हुकूमत का दस्ते बाजू बने, और गवर्नर सिंह का मजीद ये कहना था कि मुस्तहिकीन की मदद, आला तालीम के फ़रोग़ में सैलानी ट्रस्ट का किरदार काबिल सताइश है। गवर्नर हाउस से फलाही इदारों को हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। इस मौके पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह मौलाना बशीर फारूक ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT क्लासेस से नौजवानों का ताबा मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सुई सदन की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। अब्दुल्ला शाहजी होटल पर छापा, होटल मालिक गिरफ्तार। होटल मालिक मेन लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। सुई सदन की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वसीम इफ्तिखार से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। सुई सदन गैस की जानिब से जो चोर अनासर हैं जो कि गैस चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। जबकि डिफेंस फेज 2 के इलाके में SSDC की टीम ने एक होटल पर छापा मारा, जहां पर जो होटल का मालिक है वो SSDC की लाइन से गैस चोरी कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो इस्तेमाल होने वाला सामान था वो भी जो है कब्जे में लिया गया सुई सदन की टीम ने, जबकि चोरी शुदा गैस के लोड हिसाब से जुर्माना भी आयद किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, बिजली और गैस के मसाइल शहरियों की ज़िंदगी का रोग बन गए हैं। लियारी, कोरंगी, लांडी, अल्लाहवाला टाउन, औरंगी समेत
मुख्तलिफ इलाके गैस और बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली गैस के मसाइल शहरियों की जिंदगी का रोक बन गए। लियारी, कोरंगी, लांडी, अल्लाह वाला टाउन, औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर। शहर में बिजली की 10 घंटों और गैस की 8 घंटों की बंदिश जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। शहर में बिजली के साथ गैस की किल्लत भी बड़ा मसला है। मकीन कहते हैं भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़ दी। गैस न मिलने की सूरत में लकड़ियों पर खाना पकाना पड़ता है। कोरंगी जैसे एरिया अल्लाह वाला टाउन में रहते हैं हम, और वहाँ पे गैस की बहुत प्रॉब्लम है। दोपहर के हम लोग कंपनी से घर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो मतलब खाना तैयार नहीं होता। लाइट 1 घंटा चलती है, 3 घंटे चली जाती है, और बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि बस समझ से बाहर है। गैस का बड़े भाई ये मसला है कि प्रेशर आता भी है, कभी कभार नहीं आता। वो भी सुबह सुबह तो होता ही नहीं, नाश्ता तो हम करते ही नहीं, रोज़ होटल पे करना पड़ता है, मजबूरी है। तर्जुमान SSGC के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फील्ड से हासिल होने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। सार्फिन की सहूलत के लिए रोजाना की बुनियादों पर लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। कैमरामैन शाहजेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बिजली की आग मचोली ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। जिला बस्ती के इलाके FP एरिया मूसा कॉलोनी के मकीन 9 घंटों की लोड शेडिंग से आजिज आ गए। जाने बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम बताइएगा। शिकायत में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में इस इलाके में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। और इसी के साथ साथ जिन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जाती है, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि उन इलाकों का शेड्यूल वेबसाइट पर मौजूद है जिसके मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ FP एरिया के इलाके में, और यहाँ पर कितने घंटे की लोड शेडिंग ये जानते हैं? यहाँ पे इस इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग की कितनी परेशानी होती है? 2 घंटा 3 घंटा लोड शेडिंग होता है, बिजली ही नहीं रहता है। वो भी वो आता है जाता है, आता है जाता है, इसी तरफ से कोई बिजली नहीं रहता है। वो बिजली का बिल इतना महंगा करके दिया रहा है, बिजली भरने के लिए बहुत मुश्किल होता है। गरीब बंदा है, हम लोग कहाँ जाओ। और भी लोगों से जानते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटे की इलाके में, और जो बिल आ रहे हैं वो कितने कितने आ रहे हैं? बिजली की लोड शेडिंग कम से कम 8 से 9 घंटे की हमारे इलाके में, और बिल समझ लो 250 यूनिट 300 यूनिट देते हैं। किसी का 18,000, किसी का 17,000, किसी का 20,000। किरायादार लोग रहते हैं इधर, समझ लो वो बिल भरते 10,000 किराया देते और 17-18,000 बिल भरते। कहाँ जाएंगे ये गरीब आवाम? के इलेक्ट्रिक कहती है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है या बिल जो है वो अदा नहीं किए जाते, उन इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। कल भी झटके मार रही है, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। किस्तों पे इतनी मुश्किल से फ्रिज लिया मैंने और वो ख़राब हो गया, कौन भुगतेगा इसको? 12-14 घंटे लाइट नहीं होती, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर इतने आ रहे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं। बिल मेरा क्लियर, सब क्लियर करके धक्के खा के मैंने सब करवाया, फिर मेरे पे ठोक दिया बिल। ये है इलाका मकीन, जिनका कहना है कि एक जाने बाकायदगी से बिजली के बिल अदा किए जाते हैं, और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि ज़िम्मेदारी के साथ बिल अदा करने के बावजूद इलाके में लोड शेडिंग होती है। और अलमिया ये है कि लोड शेडिंग के बावजूद इनके भारी भरकम बिल भी आ रहे हैं। तो इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर ना सिर्फ बिजली को सस्ता किया जाए, बल्कि इस इलाके में जो लोड शेडिंग का मसला है उसको हल किया जाए, ताकि इलाका मकीनों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। जी। शरई सूद में 2% कमी, जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ करार। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने शरई सूद में 2% कमी को मुस्तरद कर दिया। अतीक मीर का कहना है कि कारोबार को इस्तेहकाम देने के लिए शरई सूद सिंगल डिजिट में लाना होगा। सलाह लेते हैं काविश मेमन से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% की कमी की है, जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन ने मुस्तरद कर दिया, उसको नाकाफी करार भी दिया है। इसी सिलसिले में ताजिर बरादरी का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मीर साहब बताइएगा, सिर्फ 2% की कमी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कमी नहीं है, बल्कि इस महंगाई और कारोबारी तबाही के मारे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। पहले आपने ये मजाक पेट्रोलियम के सिलसिले में किया कि 1 रुपये 86 पैसे आपने कम किए, लोग हैरान हुए कि अगर यही था तो कम करने की जरूरत क्या थी। इसी तरह आपने एक ऐसे वक्त में जब कारोबार धंस गए हैं, GDP की शरह तक 0 पर ही समझें आप, अब फिर आप कहते हैं कि शरह सूद में 2% कमी, तो इस सख्त तरीन और मुश्किलात के दौर में ये कोई ताजरों के लिए रियायत नहीं है, ये एक मजाक है, सिर्फ ये कहलवाने के लिए कि आपने कुछ कम किया है। आप ये भी तो देखें
کہ آپ کہاں تک پہنچنے کے بعد شرح سود کو آپ نے 20% تک پہنچا دیا, اب اس میں 2% کمی. میں کہتا ہوں اس وقت 2% رہے تو بھی کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتے. کاروبار کو استحکام دینے کے لیے لازم ہے کہ آپ اسے سنگل ڈیجٹ میں لائیں, جو میں سمجھتا ہوں آپ نہیں لا سکتے. عتیق میر نے بھی شرح سود میں 2% کی کمی کو مذاق قرار دیا. ساتھ ہی ساتھ ان کو کہنا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے انٹرسٹ ریٹ کو, تبھی کاروباری برادری اس کو خوشائند قرار دے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بھی کہا کہ لاسٹ ٹائم جو معمولی کمی کی تھی اس کو بھی انہوں نے مسترد کیا اور کہا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات اور جو دیگر ریلیف ہے وہ عوام کو, تاجر برادری کو منتقل کیا جائے. جی, کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی رہی. 100 انڈیکس میں 435 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 65 ارب روپے بڑھ گئی. تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں. زرعی مبادلہ کے ذخائر میں اضافے نے روپیہ مضبوط کر دیا. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 41 اور اوپن مارکیٹ میں 11 پیسے سستا ہو گیا. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 41 پیسے سستا ہو گیا اور 278 روپے 57 پیسے سے کم ہو کر 278 روپے 16 پیسے پر بند ہوا. جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 11 پیسے کمی سے 280 روپے 75 پیسے پر آ گیا. ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 3 کروڑ ڈالرز اضافے سے 9 ارب 46 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز ہو گئے. ساتھ ہی کمرشل بینکوں کے ذخائر 2 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز بڑھ کر 5 ارب 32 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گئے. ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں یورو 31 پیسے کمی سے 311 روپے پر آ گیا. برطانوی پاؤنڈ 19 پیسے مہنگا ہو کر 368 روپے 83 پیسے پر پہنچ گیا. یو اے درہم 14 پیسے کمی سے 76 روپے 35 پیسے اور سعودی ریال 10 پیسے کمی سے 74 روپے 62 پیسے کا ہو گیا. اشرف خان, سٹی 21. کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی رہی. 100 انڈیکس میں 435 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 65 ارب روپے بڑھ گئی. اشرف خان کی رپورٹ. شرح سود 2% کمی کے بعد 17.5% ہونے پر سرمایہ کار سرگرم ہو گئے. معاشی عدد و شمار بہتر آنے لگے. کاروباری ہفتے کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں 435 پوائنٹس جڑ گئے. ایک ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا. 100 انڈیکس میں 0.55% اضافہ ہو گیا, جو 435 پوائنٹ اضافے سے 79,333 کی سطح پر بند ہوا. ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 80,016 اور کم ترین سطح 79,262 رہی. ایک ہفتے میں 76 ارب روپے مالیت کے 3 ارب 3 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. شیئرز کی قیمت بڑھنے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 65 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا, جو 10,524 ارب روپے پر پہنچ گئی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی عدد و شمار بہتر ہونے پر مونٹی پالیسی کمیٹی نے شرح سود 2% کم کر کے 17.5% کر دی ہے. ساتھ ہی 25 ستمبر 2024 کو IMF کے بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے قرض کی منظوری متوقع ہے, جس پر سرمایہ کار سرگرم نظر آئے. دیکھیں, یہ ہفتہ کافی زیادہ وائلٹائل رہا پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے لیے. ابتدائی دنوں میں ہم نے دیکھا اتار چڑھاؤ بے پناہ رہے مارکیٹ میں, لیکن جب IMF کی جانب سے پاکستان کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا گیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے امید سے زائد کمی 200 بیسس پوائنٹ کی تو مارکیٹ نے اس کو بہت ویلکم کیا. اور ہفتے کے آخری دن ہم نے دیکھا مارکیٹ میں ایک بل رن برقرار رہا. کمپنیز کے ریزلٹس بہت اچھے آئے اس ہفتے. اوور آل تقریباً 600 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ اس ہفتے ہم نے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں وٹنس کیا. رپورٹ کے مطابق اگست 23 کے مقابلے اگست 24 میں ترسیلات زر 41% اضافے سے 2 ارب 94 کروڑ ڈالرز رہیں. ساتھ ہی گاڑیوں کی فروخت 15% اضافے سے 8,699 یونٹس رہیں. اشرف خان, سٹی 21. بریک کے بعد ربیع الاول کے حوالے سے بات کر لیں گے. گورنر ہاؤس سندھ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف پیر محمد حسان حسیب الرحمان نے ملک و قوم کے لیے سلامتی کی دعا کروائی. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. 12 ربیع الاول کی مناسبت سے گورنر ہاؤس میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. ملک بھر کے معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیا. آج دنیا بھر میں یوم جمہوریت منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 15 ستمبر کو یوم جمہوریت قرار دیا تھا. وطن عزیز بھی پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت چل رہا ہے. عاجز جمالی کی رپورٹ. یوم جمہوریہ قومی اہمیت کی حامل کا دن عوام کے اجتماعی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کو جمہوری معاشرے میں مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے. پاکستان میں جمہوری پارلیمانی نظام اور انسانی حقوق کو ہمیشہ خطرات لاحق رہے ہیں, لیکن جمہوری نظام نے ہی ہمیشہ بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہے کیا؟ عوام کی حکومت عوام کے لیے. سمپل, عوام کی حکومت عوام کے ووٹ سے عوام کے لیے.
اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت عوام بنائے گی، اس کے نمائندے عوامی ہوں گے اور اس کے ثمرات عوام کو ملیں گے۔ جمہوریت سماجی انصاف اور سماجی حقوق کے تحفظ کا نام ہے۔ پاکستان میں آئین اور جمہوریت نے ہی عوام کی اکثریت کو سماجی آزادیاں فراہم کیں۔ جمہوری نظام عوام کے ووٹ سے وجود میں آتا ہے، اس لیے جمہوریت کو عوامی نظام کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، جتنے فیصلے پارلیمنٹ کرے گی، اس کو آپ اسی کو فالو کریں۔ آپ کہیں بھی لکیر نکال دیں، بھائی ٹھیک ہے ہم جو ہیں باقی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، اس فلاں تاریخ کو کٹ ڈیٹ دیتے ہیں، اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن نئے سرے سے شروع کرتے ہیں تو پھر نئے سرے سے بڑی ایمانداری کے ساتھ ہم کو کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 15 ستمبر کو یوم جمہوریت قرار دیا ہے۔ یونان سے جمہوریت کا سفر شروع ہوا، 150 سے زائد ممالک نے جمہوریت کے چارٹر پر دستخط کیے۔ کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ابراہیم اسماعیل چندریگر کا 127واں یوم پیدائش۔ آئی چندریگر پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں پارلیمنٹ کی تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے انتہائی کم مدت کے لیے وزارت کے فرائض سنبھالے۔ پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم کے عہدے پر آئی چندریگر نے صرف 55 دن گزارے۔ کراچی میں سابق وزیر اعظم کے نام سے منسوب آئی چندریگر روڈ معاشی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے۔ انتہائی قلیل مدت کے لیے بننے والے ملک کے پہلے وزیر اعظم کا یوم پیدائش۔ ابراہیم اسماعیل چندریگر 15 ستمبر 1897 کو احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ ممبئی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وکالت کے شعبے سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔